अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल बजट प्रोग्राम है ये, जो कि चैनल 5 और मेट्रो 1 टी चैनल पर बैक वक्त जो है ये टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये इसको आप हम ईद उल अज़हा के हवाले से भी, आज तीसरा दिन है तो ईद उल अज़हा पे के हवाले से भी हम इस प्रोग्राम को इसमें मर्ज करते हैं। और आज प्री बजट था और कल 10 जून को जो है वफाकी बजट का ऐलान होना है। तो इस प्रोग्राम को हम ईद की खुशियों में वफाकी बजट पे तबसरे के साथ अपनी एक्सपीरियंस जो होते हैं ईद के, उसको भी शेयर करेंगे। आज इस स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब नईम हैदर साहब। नईम हैदर साहब जो है ये है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। थैंक यू नईम भाई। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब आसिफ समसम साहब। आसिफ समसम साहब ये साबिक चेयरमैन हैं आबाद के, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स। थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब डॉक्टर शाहाब इमाम साहब। डॉक्टर शाहाब इमाम साहब एक काफ़ी मशहूर शख्सियत है और बहुत ही कम जो है वो टीवी पर नज़र आते हैं, लेकिन आज हमने इनको ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया हुआ है। डॉक्टर शाहाब इमाम ये टैक्स एक्सपर्ट है और आपको पता है कि जब वफाकी बजट आने वाला है तो जो टैक्स के जो माहिरीन होते हैं उनकी जो है जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं। थैंक यू शाहाब साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं जी कि नाज़रीन मैं आपकी होस्ट सना सना, हारून, वो भी हमारे और साथ हैं। इस ट्रांसमिशन में बिलाल भाई के साथ दे रहे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। ईद भी बहुत अच्छी से आपकी गुजर गई होगी। अब कल क्योंकि वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, उसकी इक़्तिसादी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। उस हवाले से हम अपने मेहमानों से उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जो कल का बजट है तो वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, और अब जो ये रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाला जो कल जो बजट पेश किया जाएगा उसमें एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है, और एनर्जी सेक्टर वालों के लिए उनके लिए क्या रिलीफ है, बिल्डर्स के लिए क्या रिलीफ है। तो इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। जी बिलाल नहीं भाई, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, चूँकि सनती एक जो एसोसिएशन जो होती है आपकी सनती एसोसिएशन, इसका बड़ा अहम किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, मईशत की तरक्की में। अब वफाकी बजट आ रहा है, वफाकी बजट आ रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखें, बात यह है कि अभी तो हम ये भी नहीं पता है कि आ क्या रहा है, मगर हमने काफ़ी तजावीज़ दी है इनको, प्रेसिडेंट साहब ने दिए है, चैम्बर के हमारे जावेद बिलवानी साहब ने भी दिए है। हम ये चाह रहे हैं कि बजट में कम से कम टैक्स हों, बिजली के रेट हो कम कर दें, काफ़ी चीज़ें जो एक इंडस्ट्री चल सके, जो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है मुल्क की वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। ये टैक्सेस की वजह से पिछले 2-3 साल में हम वो उनका टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे कि जो होना चाहिए। अगर हमें अच्छी रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। नहीं तो मतलब ये है कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन जो पिछले साल थी 24 मतलब कि 23-24, अब आप आ रहे हैं 24-25 हुआ, फिर 25-26 का आ रहा है, तो ये 2 साल 3 सालों में आपकी जो भी तजावीज़ थी क्या काबिल अमल हुई वफाकी कम से? देखें, काफ़ी हद तक हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो बिजली का यूनिट था वो 60 से 70 रुपये था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसमें जीएसटी माइनस करते तो 30 रुपीज़ का है, आधा हो गया है। बहुत काम कर रहे हैं एयर मार्शल आसिम साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और तमाम हुकूमत विद आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें काफ़ी रिलीफ मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और ये वाकई ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल सीरियस होकर सोच रहे हैं कि हमें इस मुल्क में कुछ करना है। हम इनके साथ शाना बशाना चलने को तैयार हैं, तमाम इंडस्ट्री के लोग, तमाम हमारी एसोसिएशन, और हमें इनसे बहुत उम्मीद है। और मैं शहबाज शरीफ साहब की बात बताऊंगा, चीफ साहब की बात बताऊंगा कि इनको हम जो कहते हैं ये उस पर जो 100% अमल करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री को वो सब कुछ दिया जाए जो वो मुल्क की खातिर करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इतने ज़्यादा खुश हैं हुकूमत से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, मैं आसिफ साहब के बाद में, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो टैक्सेस के हवाले से 17,000 अरब रुपए का टैक्स नेट जो है वो उन्होंने टारगेट दिया है, इज़ इट पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और इस दफ़ा भी जो तखमीना लगाया था इन्होंने, तो उससे 31% एक्सेस टैक्स कलेक्शन हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 73% इन्हांसमेंट के साथ है।
और इस वक्त जो टीम मैनेज कर रही है वो बहुत मुनासिब तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही है। मगर ये कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ें जो हैं वो सस्टेन होंगी। लेकिन 17 अभी भी तो हज़ारों अरब रुपए तो आप वैसे ही मतलब ये शॉर्टफॉल है आपका। नहीं, वो जो रिवाइज आपने किया था उसके वजह से शॉर्टफॉल है। इनिशियली तो आपने अपना टारगेट्स ऑलमोस्ट मीट कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि टारगेट्स मीट देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन का तो कभी इशू रहा ही नहीं, ना है और ना है ना, अगर नहीं भी हो तो एडवांसेस लेके और रिफंड्स रोक अच्छा, के ये बात कर मैं लेते इसलिए हैं। कह रहा हूँ कि आपका कस्टम से ताल्लुक रहा माशाल्लाह, आप तो अभी कस्टम से बड़ा पुराना ताल्लुक रहा आपका। 25 आप- साल रहा है, हाँ, मगर मैं अब पीछे छोड़ दिया ना पीछे सारी छोड़ गया। चीज़ों को। लेकिन बहरहाल आपको पता तो होगा ना कि जी, मुझे पता है, मैं आज भी इसी एरिया की हम प्रैक्टिस करते हैं, टैक्सेशन की। टैक्स कंसल्टेंट भी हैं और हाई कोर्ट इस्लामाबाद और कराची के हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है। मगर ये कि रेवेन्यू टारगेट्स तो मीट हो जाते हैं, वो मीट होना इज़ नॉट एन इशू। इशू ये है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट पूरा होगा ना। नहीं, उससे ये होगा कि जब क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, आपका इन्फ्लेशन कम होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बढ़ेंगे और आपकी जो है वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। ये रेवेन्यू कलेक्शन तो बाई प्रोडक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हम लोग जो ज़्यादातर आके मईशत पे जो बात करते हैं, या जो इस वक्त है या जो पहले थे या उससे जो लोग पहले थे, तो ज़्यादातर बुकिश बातें होती हैं और दे आर डाइवर्स फ्रॉम द रियलिटी। हैंड्स ऑन तो होता ही नहीं है, या उनका कोई उस वक्त में वो उस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ मिसमैनेजमेंट हुई है माजी में। अगर हम आज और जो पिछले कई सालों से जो करंट रिजीम है उसमें जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और उसमें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की ज़रूरत है। 25 साल कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, हमारी वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जाके आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी रियल इस्टेट है, आपकी पोल्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी एक्सपोर्ट्स है, आपकी आईटी है, आपकी शिपिंग है, आपकी लाइफ स्टॉक है, वो सारी एक आपकी पॉलिसियों के कोई चेंज नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। EFS जैसे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम आई तो उसमें इन द मिडल ऑफ द ईयर इन्होंने ये किया कि जो लोकल परचेजेस आप करेंगे EFS में 18% लगा दिया। तो उसके दो नुकसान हुए। उसका एक नुकसान तो ये हुआ कि आपकी लोकल जो बाइंग आपकी इंडस्ट्री में बढ़ना था, नहीं महंगी नहीं हुई। आपने एक्सपोर्टर ने वो खरीदना बंद कर दिया, तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ना था, ग्रो करना था, वो रुक गई। दूसरा, उसने जो इम्पोर्ट, देखें आप जो भी फैसिलिटी देते हैं एक्सपोर्ट की, आप उस पर एट द इम्पोर्ट स्टेज ड्यूटी टैक्सेस ख़त्म कर देते हैं, मगर जो उसकी प्राइस है रॉ मटेरियल की, वो फॉरेन रेमिटेंस तो बाहर जा रहा है ना। तो जब वो 18% आपने लगा दिया, डोमेस्टिक से बाइंग बंद हो गई, तो वो माल आपने बाहर से लिया ड्यूटी टैक्सेस बचाने के लिए, मगर फॉरेन रेमिटेंस आपका गया। उसका हमने वे आउट, हमारी जो एडवाइजरी है उसने ये निकाला कि इंटरनेशनल टॉल मैन्युफैक्चरिंग एक चीज़ होती है। वो ये होता है कि जैसे आप दर्जी को जाके अपने कपड़े देते हैं तो दर्जी सिलाई के पैसे लेता है, तो हमने कोई 27 यूनिट्स इस तरह के इस्टेब्लिश किए जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए और वो एक्सपोर्टर्स हैं, और उन्होंने अपना रॉ मटेरियल भेजा और अपना ऑर्डर बताया कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें तौलिए चाहिए, हमें बेडशीट चाहिए, हमें इनगट चाहिए। तो हमारी जो इंडस्ट्री जो कि बंद पड़ी थी, जो यूनिट्स बंद पड़े थे, उन्होंने उसको बना के दिया और सर्विस चार्जेस लिए, और तो नेट पैसे पाकिस्तान में आए। तो इस तरह की आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें लेकर हमने आनी है। बिजली को सस्ता करना है, ट्रांसपोर्टेशन को सिंक्रोनाइज करना है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चलेंगे तो डेफिनेटली जो है चीज़ें राइट ट्रैक पे चली जाएंगी। आसिफ शमसी साहब से आप सवाल कर लें। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सारा अभी जो भी डिटेलिंग उन्होंने बताई है जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए अगर आप पिछले सालों के बजट को उठाकर देखें तो अभी इस दफ़ा कौन से ऐसे स्टेप्स ज़रूरी हैं जो उनको लेने चाहिए ताकि उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके? क्योंकि आम आदमी तो दे ही रहा है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि 70% जो सैलरीड तबका है
वो तो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं वो टैक्स नेट में नहीं है, तो उन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इनको इस दफ़ा लेने ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने ज़राअत की बात की, हमारा शोबा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस बार IMF का जो अभी पैकेज हमें मिला है उसमें ये बहुत स्ट्रिक्ट ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको लाना है टैक्स नेट में, और वो सारे फार्मूले या जो भी मैकेनिज़्म है वो तय हो चुका है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो हमारी अशराफिया है वो कहाँ तक इसको लेते हैं या कहाँ तक वो उसको पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो ये पिछले 20 सालों से मैं जब से इस में थोड़ा सा ट्रेड पॉलिटिक्स में मैं आया, ये चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, और आज भी सेम सवाल है, 20 साल पहले भी सेम सवाल था। तो मैं समझता हूँ कि टैक्स हर किसी को देना चाहिए। ये मुल्क अगर टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कहीं भी दुनिया में आप स्टडी कर लें, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेंगे। और जहाँ तक बात अभी बात कर रहे थे अशारिया की, अब तो मैं पहले भी अभी एक प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ कि देखिए फिगर्स हमने तो ये देखा है ज़िंदगी में कि वो जो कलेक्शन बताते हैं शुमार का गोरो धंधा वो नहीं, वो भी कलेक्शन है जो नोटिस इशू किए हुए हैं। हाँ। ठीक है, जो कल आके आपने डिमोलिश हो जाना है, जीरो हो जानी है उसको। ठीक है, तो वो सारी मिला के वो सारी चीज़ें की जाती हैं। देखें, अब ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है ना एक बॉक्स में ग्लोबली, आपको रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं अगर अपने सेक्टर की बात करता हूँ तो मुझे रियलिस्टिक होना चाहिए। ये बात करना 6% हम बढ़ गए, 7% बढ़ गए, मैं समझता हूँ 3 साल से हम मुसलसल डाउनफॉल की तरफ हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो पॉलिसीज़ बनाई हैं चीफ फील्ड मार्शल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मिलते रहें, एज ए चेयरमैन भी मैं मिलता रहा उनसे, और जो अभी हुकूमत मौजूदा हुकूमत है उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो 100% इंशाल्लाह आपको एंड ऑफ द 2025 आपको उसमें ग्रोथ भी नज़र आएगी और उसमें काम भी वर्टिकल पे नज़र आएगा। क्योंकि सब अब मानते हैं कि ये जो चीज़ें थी कि मिक्स कर देना FATF को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और वर्टिकल को, ये मिक्स किया गया। जैसे अभी मैंने आपको बात की कि पार्किंग डिफरेंट चीज़ है, वर्टिकल तामीरात डिफरेंट चीज़ है, वर्टिकल तामीरात करने वाले का पार्किंग से ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा वो सारी चीज़ें अब एडमिट हो चुकी हैं। FAD ख़त्म होने, मैंने आपको बताया भी था कि हमने खुद केस फाइल किया, मैं एज ए चेयरमैन फाइल किया मैंने कोर्ट में FAD के खिलाफ, वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है। उसने तो खत्म कर दिया पहले, नहीं खत्म अभी होने जा रहा है। ठीक है, ऐलान तो कर दिया था, ऐलान तो देखिए ऐलान की बात नहीं है, लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट है वो अब आपको मिलेगा। हाँ, इंशाल्लाह मिलेगा। देखें, हम तो जब भी मिलते हैं हाइब से, तो वो कुछ मजबूरियाँ उनकी IMF की भी हैं। हमने कई बार उनको ऑफर की कि आप IMF का जो भी वफद हमारे सेक्टर पे बात करता है, जैसे पिछले साल मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा ग्राउंड पहले से तैयार किया गया कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको टफ टाइम देना है, इनको पकड़ना है। तो मेरा ये मानना है, या हमारे सेक्टर के लोगों का ये मानना है कि आपको इस बार आइडेंटिफाई करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस बत्ती के पीछे लगाया कि इस सेक्टर को रोकोगे तो मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, इस सेक्टर को बंद, जबकि हमने कई बार ये कहा कि पूरी दुनिया में हमें फैसिलिटी दी जाती है, पासपोर्ट दिए जाते हैं, रेजिडेंट परमिट दिए जाते हैं, टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है, पर्टिकुलरली इसी सेक्टर में काम करने पे। तो थोड़ा सा अपनी सोच को ब्राउड करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें इस बार। जैसे मैंने AI के हवाले से कहा था, IT के हवाले से कहा था कि उस वक्त के FBR के लोग अगर थोड़े से रेवेन्यू के लिए ये ना बताते कि जी ये जो टैक्स टारगेट है पूरा नहीं होगा अगर हमने एग्जम्पशन दी, तो आज हमारे ये बच्चे जो है ना ये 200-250 अरब डॉलर पे होते। और इसी तरह आज मैं फिर ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इस सेक्टर को आपने फ्री हैंड नहीं दिया, इस सेक्टर को काम क्योंकि देखें हम बात करते हैं, मैं आपको पहले भी बताया 4 साल चेयरमैनशिप मैंने चैम्बर में की इसी सेक्टर की, मैं 7 साल FPCCI में भी बहुत तजुर्बेकार आदमी है, मुझे अंदाजा है। नहीं, मैं इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि जब हम वहाँ से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपनी तमाम अलाइड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो टैक्स जनरेट करते हैं। पाइप लगेगा नहीं तो पाइप बनेगा नहीं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ इस बार बड़े खुले माइंड के साथ। मेरे ख्याल है आदत शुमार की बहुत बातें होगी, थोड़ी सी मैं नईम साहब से बात करूँगा। ईद उल अजहा मतलब ये गुजर गया ना, एक ताजिर किस तरह मनाता है? ताजिर तो ईद ऐसे मनाता है कि उसकी तो ज़िंदगी गुजर जाती है कि अपनी लेबर को खुश करते करते, और अपने घर वालों को तो सभी खुश करते हैं। एक हफ्ते पहले ही जो है इंडस्ट्री में जो भी हमारी लेबर है उनकी ख्वाहिशात आना शुरू हो जाती है, तो करते रहते हैं जो हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि 2-4 साल से या कुछ अरसे से जो इंडस्ट्री का हाल है, कुछ हमें 5-6 महीने से थोड़ी थोड़ी खुशखबरियाँ सुनने को मिली हैं, वो भी इस हुकूमत में गुड। कि फिर हम, जाहिर बात है हमारे पास ज़्यादा आएगा तो हम अपनी लेबर को ज़्यादा खुश रखेंगे। बीवी को तो सारी खुश रखते हैं, बात तो लेबर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेबर खुश तो घर वाले खुश। आपने बिलावल वाली बात करी, नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं ना, ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा ज़्यादा पानी पानी आएगा, तो आएगा। आप भी कह रहे हैं ज्यादा आप ग्रो करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज भी ज्यादा ग्रो करेंगे। बोला है आसिफ साहब ने कि पाइप लगेगा तो पाइप पानी बनेगा आएगा। तो पाइप लगेगा, सही पाइप है। बनेगा तो पाइप लगेगा। बात सारी ये है कि पैसा भी पाइपलाइन के जरिए ही आ रहे हैं ना, आगे हम भी दे रहे हैं। सही। अगर पीछे से 4 इंच में आएगा तो हमें 2 इंच का पाइप में पैसा देने में कोई कबाद नहीं है। अगर पीछे से 2 इंच में आएगा, आगे 4 इंच में आएगा तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के यूनिट कम हुए हैं और भी काफ़ी बेहतरी आ रही है इंडस्ट्री में, मतलब ईद अच्छी गुजरी ना। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल एक गाय की थी, इस दफा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा, एक सिर्फ मेरा फील्ड मार्शल साहब के लिए है हाँ। कि प्रेसिडेंट साहब हो, सीएम साहब हो, या अभी मौजूदा हमारे फील्ड मार्शल जो है आसिम साहब, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमेशा बड़े सनतकार को बुलाते हैं। देखें, बड़े सनतकार वो बन चुके होते हैं, जो मेरे जैसा दरमियान है उसको बनना होता है। तो हमसे भी राय ली जाए कि एक दरमियाने सनतकार से भी राय ली जाए कि वो उसके लिए क्या बेहतर है। अच्छा, वो सिर्फ चेयरमैन को बुलाते हैं, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन को नहीं बुलाते। देखें, मैंने 5-6 साल पहले एक गवर्नमेंट थी, उसके कुछ लोग भी थे हमारे चैम्बर में आए, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ एक छोटे सनतकार का डेलीगेशन बना के प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें। वही चंद चेहरे हैं, आप सब जानते हैं, जो 15-20 साल से बड़ों से मिल रहे हैं। वही सही कह रहे हैं। सही है। हाँ, वो इनके ज़्यादा सारे दोस्त हैं। हैं। सही है। आप भी तो दोस्त हैं नहीं हमारे। आप ज्यादा वो चाहिए। अच्छा, वो जाहिर बात है वो अपने मामला देख रहे होते हैं। मेरी अभी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के जरिए कि हमें भी बुलाएं, ताकि हम उनको बताएं कि हमारे मसाइल क्या हैं, और यकीनन हमारे उनसे मसाइल ज़्यादा हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में शाह साहब से जरा ईद उल अज़हा के मुतालिक तो पूछ लें, बड़ी कुर्बानियाँ की हैं टैक्स ना। एक्सपर्ट हैं आप। अच्छा, आप ईद के वाले हाँ, ईद के हवाले से हाँ, थोड़ा सा- सर पहले थोड़ा तो सा हाँ, थोड़ा आदत सा ईद शुमास का- की गोरख धंधे से अलग हो जाना हाँ, थोड़ा क्योंकि सा। आज ईद का तीसरा दिन भी है, तो सर आप बताइए कि ऑब्वियसली जो एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ, उसको बैलेंस करके और पैरेलल लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। आपकी ईद किस तरह गुजरती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? देखिए, पहले दिन तो कुर्बानी होती है, और चूँकि हमारे वालिद साहब बड़े थे फैमिली में, तो सारे अब तो इंतकाल हो गया, सारे चचाओं का, फूफियों का, मगर सबके बच्चे आते हैं, ओके, तो पहला दिन तो उसमें गुजर जाता है। फिर दूसरा दिन सोते में गुजरता है, और जो लोग घर आ जाएँ, और तीसरे दिन जो है वो तीसरे फिर दिन हमने बुला लिया आपको। अच्छा, इस चीज़ ये कह रहे थे कि कुर्बानी होती है पहले दिन, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बहुत मौजूद के साथ उसके बाद फिर सारे साल ही कुर्बानी दे रहे होते हैं। सही। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अलग कुर्बानी होती है, वो अलग कुर्बानी, वो भी तो एक इसार और जज्बे की कुर्बानी होती है। बहरहाल मतलब ये कि एक जैसे कि वो है कि एक आपकी तरफ लोगों का मतलब कि हुजूम ज़्यादा होता है। मोबाइल मैंने देखा आपका कभी खामोश नहीं रहता, आप सारे मैंने जो 4 छुट्टियाँ थी उसमें लिख दिया था कि नो ऑफिशियल वर्क, और ऑफिस में भी मैंने किसी को भी कोई मैसेज नहीं किया, और ना कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बड़ा हेक्टिक हमारा गुजरा है टाइम। इसलिए मैं इस्लामाबाद आपको और ब्यूरोक्रेट कहूँ तो गलत तो नहीं होगा, यू आर आल्सो अ ब्यूरोक्रेट। एक्स ब्यूरोक्रेट। एक्स ब्यूरोक्रेट नहीं भाई, एक्स की तो ज़्यादा वो होती है ना पावर, कहते हैं ना उसको वो- पता होता है कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। एक्स हम ब्यूरोक्रेट। कहते हैं ना, ऐसे ही मरवा हाथी तो 1.25 लाख का होता है। हाँ, नहीं, मरना तो हमने नहीं 2031 में अल्लाह था। आपकी उम्र दराज करे। मैं नहीं, एक as आपने an कहा एक्स official। के ऊपर मैंने 13-14 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली ठीक थी है, ठीक है। 2018 में। इन जो ताजरान हैं ये बजट के मुतालिक तो अपने सिफारशात गवर्नमेंट को भेजते भी है, यहाँ पर वो तस्दीक भी कर रहे हैं, तबसरे भी कर रहे हैं, और साथ साथ अपने ईद उल अज़हा के हवाले से कि अपने दिन को किस तरह उन्होंने स्पेंड किया, उस हवाले से भी तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। तो वफ़े में जाने से कबल जो है वो बात हो रही थी हमारी तमाम लोगों से, और तमाम लोगों ने अपने अपने जो मुशाहदात हैं उसको तर्ज दिया। मैं दोबारा आपकी तरफ से आऊँगा, फिर इधर जाते हैं ना। मुझे सिर्फ इनकी बता, जब तक मैं 42 साल मेरी सहाफ़त को हो गया 1988-87 से, मैंने देखा कि उस वक्त से लेकर आज 2025 तक, सही बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, वही मुतालबात हैं
वही मुतालबात हैं ताजरों के जो मुतालबात मैंने 1988-87 में सुने थे। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट आपको सीरियस नहीं लेती, या क्या कहते हैं हम खुद कमज़ोर हैं इतने कराची की ताजर कि वो अपने मामलात को ना सूबाई हुकूमत से और ना वफाक से जो है उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? क्या वजह? ना गवर्नमेंट का भी सीरियस है ये, ना हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने सीरियस होने की कोशिश की है। क्योंकि जो भी लोग जाते हैं, अगर मैं टेक्सटाइल का तो मैं टेक्सटाइल की बात कर लूँगा, अगर मैं गारमेंट्स वाला गारमेंट्स की बात करूँ, अगर मैं बिल्डर तो बिल्डर्स की बात करूँगा। बदकिस्मती ये है कि आज तक जो भी हुक्मरान आया है उसने कभी सीरियस होकर सोचा नहीं है कि मैंने मुल्क को 50 साल बाद किस जगह लेके जाना है। वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स का सोचता है कि मेरी पॉलिटिक्स ज़िंदा रहनी चाहिए और मुल्क कायम रहे ना कायम रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। जब तक ऊपर के लोग सही नहीं होंगे, गवर्नमेंट लेवल के लोग सही नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी सही नहीं होगी, तो ये बात बनेगी नहीं। मतलब ताजरों में भी कमजोरी है? बिल्कुल है, 200% है। इंडस्ट्रियल अलायंस बनाई आप लोगों ने, 7 इंडस्ट्रियल यूनिट ना, टाउन उसकी एक एक एसोसिएशन। करके आपने इंडस्ट्रियल अलायंस बनाई, कहाँ है वो? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि बनती रहे टूटती रहे, बनती रहे टूटती रहे, जब तक ऑनेस्ट होके फैसला नहीं करेंगे, अपने ज़ाती मफाद से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको खुली बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो हमारे सनतकार हो, कुछ नहीं हो सकता है। हमेशा हमारे सनतकार भी, उनको भी झंडे वाली गाड़ी चाहिए जिसमें डंडा हो। बस वो बाद में ये नहीं, कहते हैं डंडा जनाब कि तो अगर झंडा बाद में वो देते तो वो गाड़ी छोड़ देते हैं, फिलहाल झंडा चाहिए। ये बदनसीबी है कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो हमेशा वो बात करते हैं जो उनका फायदा हो। गवर्नमेंट, सियासतदान या हमारे सियासतदान सिर्फ लॉलीपॉप पे चल रहे हैं। और ताजर बिल्कुल खुली बात हर कर, कोई आता है आपको एक लॉलीपॉप देता है, आप लॉलीपॉप दूसरे दे देता है। हाँ? अपना इलेक्शन में वो ये कहते हैं हमारा ये एजेंडा है, उसके बाद इलेक्शन क्या, वो एजेंडा डंडा या जो भी है XYZ सर, कुछ लेकिन भी आप नहीं है। जैसे कि कह रहे हैं कि कई दिहाइयों से गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रही और आप लोग की जानिब से भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा, तो सर क्या वजह है? अगर गवर्नमेंट नहीं सीरियस ले रही तो आप, मतलब आपको नहीं लगता कि आपको अपने ही जो है इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जा सके? क्योंकि वही वाली बात है कि अगर बेहतरी होगी तो फिर जो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको भी इससे फ़ायदा होगा। देखें, रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे ना, मैं इनका थोड़ा साथ देने के लिए कह रहा हूँ, ये खुद ही फारिग हो जाएंगे। तो अच्छा। मैं आपको ये मतलब बहुत, ये भी डिसलाइक हो नहीं जाएगी। नहीं, हाँ ये बहुत परफेक्ट बात की इन्होंने हाँ। कि राइट जगह पे राइट पर्सन का ना होना, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को उंगली उठाना, इदारों को उंगली उठाना, हुकूमत पे उंगली उठाना, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको एक कमेटी में नाम मिल जाए, आप बाय नेम आ जाएं, आप कल चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो ना हो, आप 5 साल तक इस कार्ड को लेके घूमते रहें। तो ये तो आपकी पर्सनल कैपेसिटी होगी ना, उस बंदे की, उस पर्टिकुलर बंदे की पर्सनल कैपेसिटी में उसकी ग्रोथ हो रही है ना। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, इदारा हाँ, तो ग्रो हाँ, नहीं कर रहा। यही ना मैं आपको बताऊं, ये मैं क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा ये बात करने जैसे कि बिलाल कराची भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के MC मेंबर होते हैं ना, MC, अब MC में जाने के लिए, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, उसमें जाने के लिए लोग ताजिर जो है ना वो भाग रहे होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं 4 साल रह चुका हूँ अभी हाँ। करंट, सुराज भाई के इंतकाल के बाद भी, पहले भी। देखें चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप ठीक हाईलाइट करते हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि आपसे मिस हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ तक सुराज भाई का चैम्बर की मैं बात करूँ तो मैं गवाह हूँ कि इतने दिलेर आदमी थे कि वो, मैं मीडिया पे बड़े तगड़े शो करता था और बड़ी कंप्लेन जाती थी मेरी, तो सुराज भाई को जब कंप्लेन जाती तो वो कहते थे कीप इट, एक ही बात करते थे, ठीक है, लगे रहो। बात ये है कि ये जो इसने निशानदेही की ना, ये बड़ी परफेक्ट बात है कि हम सालों मेहनत करते हैं, एक चीज़ को एक मकाम दिलाते हैं, फिर कोई आदमी अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती नमूद नुमाइश के लिए, देखें मीडिया फोटो सेशन होना या मीडिया पे आना बुरी बात नहीं है, इसलिए कि जब आप बात करेंगे और मीडिया पे चलेगी तो ही मनवाई जाएगी, तो इसको हम कभी बुरा नहीं समझते। लेकिन ज़ात के लिए, पर्सनल अपना कोई कार्ड बनाने के लिए, अपनी चीज़ें बनाने के लिए अगर आज आप स्टैंड लेते हैं तो आपको 3 साल 4 साल आपको जो है टफ टाइम मिलता है, पहले अपनों से मिलता है। लिहाजा खुद को ठीक करना होगा अपने ज़ाती मफाद के लिए। देखें चीफ साहब जब भी मिले ना, उनकी एक ही बात हमें समझ में आई, काम चलाओ,
काम चलाओ, जो भी रुकावट है, जो भी बीच में है, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि साल हमारा होता नहीं, तो पूरा निज़ाम चेंज हो जाता है। जब निज़ाम चेंज होता है तो वो आने वाला जो है ना, वो उसको समझने में भी 6-8 महीने लगते हैं, और 6-8 महीने के बाद हमें फिर समझ में आती है कि ये सिर्फ अपने समझ के लिए सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक तो अभी जो DTO का जो रूल बना 2 साल का, ये बड़ा हाँ DGTO का, लेकिन ये बड़ा वैलिड है, मगर आज भी इम्प्लीमेंट हमारी एसोसिएशंस के अंदर नहीं होता। कैसे मुझे बताएं कि DGTO साहब ने 2 साल का टेन्योर किया ना, एग्जैक्टली टाउन एसोसिएशंस का भी और चैम्बर का भी और फेडरेशन का भी ना, फिर उसके बाद कराची चैम्बर का 1 साल कर दिया। नहीं, 1 साल कराची चैम्बर का उन्होंने नहीं किया है। DGTO ने किया ना? नहीं सर, कहाँ है, कौन सा नोटिफिकेशन? अरे DGTO नहीं, नोटिफिकेशन मेरे पास भी तो मेरे पास 2 साल हो मेरी बात नहीं, वो इलेक्शंस जो था वो कुछ उन पर नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता अच्छा 1 मिनट। उसके बाद फेडरेशन ने आज खुद 1 साल के लिए तोसी कर दी, 3 साल के लिए हो गए वो। देखिए मेरी बात सुने, ये देखिए ये सारे मामलात है ना, देखो मेरी बात सुने, अच्छे बुरे लोग हर जगह है ना, फेडरेशन बुरी तो DGTO का है ना भाई। नहीं, इख्तियार DGTO का है, लेकिन ये आपने जो बात की है ना, इसकी क्लैरिफिकेशन हम लेंगे। अभी सिर्फ जो नोटिफिकेशन जो वैलिड है वो 2 साल का है। उन्होंने इस बात पे शायद एक्सटेंशन लिया है कि वो जो नोटिफिकेशन आया उससे पहले को उन्होंने एग्जाम किया। मैं फेडरेशन की बात कर रहा हूं, मैं फेडरेशन ही की बात कर रहा हूं। उन्होंने 1 साल पहले 1 साल अपने आप को तोसी दे दी। देखिए वो तोसी उन्होंने कोई कानून के तहत दी होगी ना, हाँ, अपोजिशन मौजूद है। देखिए हर जगह अपोजिशन मौजूद लेकिन है। आप ये कहेंगे DGTO कर रहा है, DGTO भी एक सरकारी अफसर है, लेकिन आप सारे के सारा मलबा DGTO पे ना डालें। नहीं डालना चाहिए, नहीं डाले ना। नहीं डालना बात वो ये होती है कि जो बात सना ने की और जो बात इन्होंने जवाब दिया, वो बात साबित हो गई है कि गवर्नमेंट अगर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की नहीं सुनती तो वजह यही होती है कि आपस के इख्तलाफात, आपके आपस के मफादात, उसकी वजह से गवर्नमेंट भी जो है आप लोगों की 100% मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ये भी एग्री करेंगे। वजह सिर्फ ये है कि देखें कौन ये जज करे कि कौन सही है कौन गलत है, कौन गलत है। ठीक है, ये तो आप जब आता है, जब पता लगता है कि किसको कितना इंटरेस्ट है। देखें ऑन नहीं करेगा ना बाप, बहुत सादा जबान में, एक बाप अपने घर को ऑन नहीं करेगा ना, घर नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैं कराची आइट हूँ, मैं अपने शहर को, अपने मुल्क को अगर मैं ऑन नहीं करूँगा ना, या मैं उससे मोहब्बत नहीं करूँगा ना, तो बाहर से आके कोई मुझे सिखाएगा नहीं। तो ऑनेस्टली चीज़ें ठीक होना कई जगहों पे ज़रूरी है। जैसे मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल भी हैं, उनके पास बहुत अच्छा एक विजन भी है। अच्छा, गवर्नमेंट भी 1 पेज पे है, ये बहुत कम हुआ है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो अभी ये टाइम है कि वो जो सुर्ख पीते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जिन्होंने हमारे सेक्टर को डिबोया या उसको पीछे धकेला, जिन्होंने IT को डिबोया, पीछे धकेला, वो सारे काम जो फौरी तौर पे करने के SOS की बुनियाद पे। अगर देखें IMF की मजबूरियां अपनी जगह पे, हम जाके अगर बात करें, हम अपने सेक्टर पे आपकी बात है, लेकिन मैं जरा इमाम साहब की तरफ चलना चाह रहा हूँ। हाँ सुना, कुछ पूछ शामिल जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि अभी समसम साहब ने भी कहा, सर हम ये देखते हैं कि कराची बेसिकली सबका है, लेकिन ओन कोई नहीं कर रहा होता, चाहे वो आप गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लें, क्योंकि हर एक ने एक अपनी अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है कि वो चाहते हैं कि बस हम इसी पैरामीटर के अंदर रहते हुए, लेकिन उससे बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो एक आम आदमी इफेक्ट होता है। अब ये सारी सूरत हाल में क्या आपको नहीं लगता कि जो सेक्टर्स हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ताकि उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी पर आए, ना कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को जो है लान तान करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं कि जो गवर्नमेंट नहीं कर रहा, लेकिन काली भेड़ें तो हर इदारे में मौजूद हैं। तो उसका खला कमा करने के लिए आप लोग कोई रिफॉर्म से कोई ऐसी तहरीक लेकर आएँ ताकि उन लोगों को साइडलाइन किया जाए, जो लोग वाकई एलिजिबल हैं वो सीट पर पहुँच के बैठें और वो फिर उसकी जो इदारे की तरक्की के लिए काम करें। आपका सवाल ही नहीं मैं समझा, आपके कौन से किस चीज की बात कर रही है सर? मैं ये कौन से सेक्टर की बात कर रही है? सर मैं हर इदारे की बात कर रही हूँ, फॉर्मल सेक्टर की बात कर रही है, हर सेक्टर की हर सेक्टर की बात सेक्टर में क्या सेक्टर में मिसाल के तौर पे ये है कि जैसे कि इदारे हैं, जैसे कि वाटर बोर्ड है, KMC है, के इलेक्ट्रिक है, तो गवर्नमेंट हो गया ना, तो गवर्नमेंट हो गया ना। हाँ गवर्नमेंट हो गया ना। तो मतलब कि इन इदारों पे अगर काम नहीं करते तो हम एक ऐसे अवाम हम सारा मलबा उन पर क्यों डालते हैं? कुछ जिम्मेदारियां अवाम की भी क्या करें, गटर में उतर जाए? नहीं, पानी को सक करना शुरू कर दें, क्या करें? गटर में कचरा तो ना पीछे गटर में कचरा तो ना फेंके, बिल्कुल बिल्कुल गटर में कचरा तो ना फेंके ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये आप ये देखिए, मैं इस सवाल से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अवाम कुछ जो नहीं, अवाम तो बेबस है ना, अवाम के पास तो सफर करने को गाड़ी नहीं है,
आवाम के पास तो सर, लेकिन पेडेस्टेरियन आवाम के ब्रिज पास नहीं है। ये तो है ना कि आप आपने उसको गार्बेज जिम्मेदारी- बॉक्सेस रखे हुए देखें, हैं no, सर, आप उसमें गार्बेज आप लोग डालने ये बजाय आप समझें- बाहर कचरा फेंक आप देते ये हैं। समझें कि वो टूथपेस्ट खरीदती है ना आवाम, वो 18% टैक्स देती है। बिल्कुल वो देती है। पेट्रोल जमा करा जब भरवाती है ना तो वो उसमें सरचार्ज देती है। बिल्कुल देती हर है। चीज में वो टैक्स देती है आवाम। बिल्कुल देती है। आवाम को इस चीज से ये जहाँ पे जो इस तरह की जो कंट्रीज होती है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है कि वो बेसिक नेसेसिटीज दे। कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक किस्म के लोग रहते हैं और हुक्मरान वो हैं जो कहीं और के वोटों के बेसिस पर आकर इस शहर पे हुक्मरानी का दावा इस करते हैं। शहर पे तो सियासी मसला भी है ना, ठीक, मसला सियासी नहीं, मसला यही है सही, कि इकोनॉमी हब यहाँ भी का तो जो कराची वोटर है है, ना। यहाँ का जो वोटर है जी, वो उन लोगों को वोट नहीं देता जिनकी गवर्नमेंट होती है। बिल्कुल ठीक सही, हो गई बात। बिल्कुल सही। और यहीं पे खराबी है। भुट्टो साहब के दौर में भी ये जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी में थे, उसके बाद फिर उसको MQM ने रिप्लेस किया और आज भी जो है वो डिवाइडेड है शहर, बिल्कुल। और ज़बरदस्ती की 2-4 सीटें पीपल्स पार्टी यहाँ से निकाल लेती है। कोई उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, मगर काबिज ज़रूर है इस शहर पे। तो उससे हुआ ये है कि जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो हाकिम वक्त है, उनके साथ लाइन अप हो गए। ठीक है, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, बिल्डरों ने जाके मिल के मिनिस्टरों को नए नए तरीके बता के पोर्शन बनवा दिए, तबाही फेर दी, बिल्कुल ऐसे पूरे लैंडस्केप को तबाह कर दिया। मैंने 7 ईयर सर्व किया है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मुस्तफा कमाल के साथ। Okay. ठीक है, मैं आई नो द इन्स एंड आउट ऑफ द सिस्टम। मैं आई हैव द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, Okay. फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। हाँ, कौन कसूरवार है? वो साहूकार कसूरवार है जो हाकिम वक्त के साथ मिलता है और अपने बेनिफिट्स लेता है, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लिया है वो आपके बिल्डर्स ने किया। इस शहर को बर्बाद करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। उल्टी सीधी उनको बताई तरकीबें बताई। सारे लोग नहीं है उसमें, अच्छे लोग भी हैं, मतलब मैं पूरे को नहीं कर रहा, मगर इस शहर के लैंडस्केप को आप नॉर्थ अहमदाबाद जाएं, 100 गज के बेंगलोर में पोर्शन बने हुए। बिल्कुल। आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। आपने भर्ती कर दी 1800 लोगों की, अंदरूनी सिंध से लाकर कराची भर दिया। वो हंगरी हाउंड की तरह शहर पर टूट पड़े। ये मैं बता रहा हूँ 2010, 11, 12 की बात, आज की बात नहीं कर रहा। अब तो खत्म, तबाही फिर चुकी है। पूरा लैंडस्केप तबाह कर दिया। 100 गज के प्लॉट हैं, उनमें पोर्शन बन गए। पूरा आपने फेडरल एरिया को तबाह कर दिया, आपने गुलशन इकबाल को तबाह कर दिया, जो PCHS को तबाह कर दिया। फिर आप कहेंगे आप गरीब आवाम की बात नहीं है। उस नस्ला टावर जो था, नस्ला टावर में कितनी ज्यादती हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्डर के साथ भी ज्यादती हुई कि अगर वो था तो आप रेगुलराइज कर देते। आप कच्ची आबादी रेगुलराइज करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त के थोड़ा तो ह्यूमन एंगल होता है। वो बेचारा बिल्डर मर भी गया। एक अगर 15-20 जो अफसरान जिन्होंने NOC दी थी वो उसके मुजरिम है, और उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं हुई, और आवाम जो उनके सारे फ्लैट तोड़ दिया, और बिल्डर का कोई कसूर नहीं था। अगर वो कसूर था तो आप उसको रेगुलराइज कर देते। आप कच्ची आबादियों को रेगुलराइज नहीं करते क्या? आपने उस पूरे शहर को कच्ची आबादी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। पूरा एक गोल्ड बना दिया कराची शहर को, पूरी खूबसूरती सर, खत्म हो आवाम भी गई। जो है ना सारी PCS रोड है आपने मामले में कमर्शियलाइज कर दी। MA जिना रोड जहाँ मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, हम आते थे बेंगलोर से MA जिना रोड पे, वाटर पंप से आप जाते थे आयशा मंजिल से करीमाबाद। 2 लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग थी हाई राइज, और राइट साइड पे बेंगलोर होते थे सब खर्च सारे। वो बीच में जो CNG के पंप्स भी हैं, धमाका हो जाए उसको कोई देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक आपका दिन भर चलता है, दिन भर वो डंपर्स मार रहे होते हैं लोगों को। अगर आप DIG ट्रैफिक को फोन करें तो बोलेंगे भाई ये चीज़ है वो चीज़ है, आप हमें कर दें तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो ये सिस्टम का निज़ाम जो है ना पूरा ख़राब किया हुआ है शहर का। इस शहर के साथ बड़ी ज्यादती सर, है, इसीलिए तो कह रही और हूं कि ये शहर इतना को कहते पोटेंशियल है सबका है, शहर में। ओन कोई नहीं करता। चूंकि जो यहाँ के लोग हैं, अगर उनको आप उनको वोट देने का हक दे देना तो फिर ये मुनासिब हो जाएगा शहर। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से चाइना में 4 बड़े शहर जो है ना वो फेडरल को रिपोर्ट करते हैं, बीजिंग है, शंघाई और 2 शहर और है, इस तरह से जितने कराची, कोयटा, लाहौर, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करें फेडरेशन को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जो कारोबार यहाँ जो बिजनेसमैन है, अब ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, हर चीज पे उसने सेल्स टैक्स लगा दिया। हर सर जो कंक्रीट मिक्सचर है, ये अगर ये बिल्डर है या वो करते हैं उस पे लगा दिया 8%। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उधर से 13% लें, कहीं इंपोर्ट हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, फिर आप विद होल्डिंग भी बन जाओ, विद होल्डिंग एजेंट भी बन जाओ। वो SRB भी और FBR भी दोनों जो है वो पड़े हुए। तो कारोबार कैसे होगा भाई? एक सिंगल विंडो बनाए या के शहर में कारोबार हो सके। उसके बाद दुकानदारों को POS का निजाम भी उन्होंने वो कर दिया। POS भी लगा दिया, फिर POS है नहीं है। मजे की बात सुना, तुम्हारी दुकान में POS लगा हुआ, मेरी दुकान में नहीं लगा हुआ। तुम्हारी दुकान का माल महंगा, मेरी दुकान का माल सस्ता।
तो सही। क्या मेरा टाइम आपको Time इस का शहर मैं को चार मिनट रह गए। सिंगल विंडो बनाना पड़ेगा जी। टैक्सेशन का एंड डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू फेडरल गवर्नमेंट फेडरल Federal गवर्नमेंट। ठीक। Sir, मैं आखिरी वो ले लें, आखिरी ले लें, Comment. आखिरी कमेंट्स ले लें कि सर ईद उल अजहा पे के मौके पे बजट आ रहा है ना, ईद उल अजहा के मौके पे बैठे हैं आप एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निकाटी, क्या मतलब कि मुतालबात करेंगे हुकूमत से? मुतालबा तो हम मुस्तकिल कर रहे हैं। नहीं, फिर भी कर ले, हो सकता है कि देखें, बात चली वो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए, सही है। कुछ हमारे साथ एक और इशू होता है छोटा टैक्सेस सा, के। मतलब कि दो लफ्ज़ों में बताइए, हाँ, ताकि दो टाइम लफ्ज़ों मिले, का आगे ये भी है हाँ। कि हमारे पास जब ऑर्डर आते हैं तो यान में सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। गुड, सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर आए तो ये यान की सट्टेबाजी ना हो। सबसे ज्यादा ईएफएस में यान में घपला हुआ है, इंपोर्टेड यान जो है मार्केट में फेंक दिया बिल्कुल, इन्होंने। बिल्कुल। ठीक जल्दी से, दो सर, last last comment, comment last आप ही comment दे ले दीजिए। लें। लास्ट कमेंट तो नहीं होगा, इसलिए कि लास्ट कमेंट चाहिए सर मुझे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है वजह ये है कि एक दो बातें यहाँ हुई हैं। जी चलो, मैं फिर वही मैं कह रही थी, आप जवाब उसको ना सेकंड दूं। करेंगे हाँ, आप उनकी बात हाँ, को। नहीं मैं जवाब ना दूं तो ये ज्यादती मेरे सेक्टर जल्दी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल। देखें मेरे भाई हैं शाह भाई, इनकी लैक ऑफ नॉलेज है। ये पोर्शन डिफरेंट, ये ठेकेदार हैं, बिल्डर्स अलग हाँ, हैं। they are तो not a ये builder. थोड़ा मिक्सिंग हम बहुत सालों से नहीं, वो अलग अलग है, जब तो मैंने 100 गज का बोला। मगर मैं They बिल्डर call- की बात कर रहा they हूँ। call contractor, ठीक जो है, ठेकेदार एग्जैक्टली। ठेकेदार भी नहीं है, वो local लोग हैं इसी वहाँ तरह बिल्डर ने कभी बिल्डिंग कंट्रोल को ट्रिक नहीं सिखाई, ये ट्रिक उसी माफिया ने सिखाई, उस सिस्टम ने सिखाई जो आज भी चले ये बात छुप क्लियर के- हो गई ना, ये आज भी छुप कि के बिल्डर वो नहीं है रूल, उसके अंदर। आज भी छुप के रूल कर रहा है। ठीक है जी। और हम बड़ा क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई हमारा मेंबर आपको पोर्शन में या आपको जिस तरह इन्होंने निशानदेही की, बिल्कुल सही निशानदेही की कि पोर्शन ने तबाह किया शेर को, जो उन्होंने भर्तियों की ठीक- बात की ठीक- 100% तो सलाम। सही बात Point की, taken. लेकिन सर, ऑनेस्टली इसको end कि करना है चीजों पूरा। को अगर बहुत आज भी शुक्रिया। हमने ठीक नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपका भी, Point लेकिन taken. आपने मैंने बात जरूर करेंगे। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था बैड नहीं, एंड नहीं, गुड उन्होंने में। कह दिया और ये बात भी तय हो गई, और उन्होंने आपको पेंडेंट नहीं किया था, उन्होंने एक ऑलरेडी एक नहीं, मैं भी knowledge, just की for बात knowledge की बात जो कर कल रहा हूँ। पर्स है। हाँ। सही। खैर थैंक यू। हाँ आप जी बहुत सलाम। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत, फिर आपसे और मुलाकात सबको होगी। आपको ईद उल अजहा की मुबारकबाद हो, और हमारी तरफ से कराची नेक को ख्वाहिश मेरा हो। मुबारक स्पेशली दें कि जिस तरह कुर्बानी यहाँ की जाती है, पूरी दुनिया में मिसाल है। हाँ। हम बिल्कुल सलाम ऐसे। करते हैं अपने शहर के Thank you. लोगों को, बिल्कुल, अपने बिल्कुल जो ऐसे। शहर के लोग हैं कि जिस तरह वो बढ़ चढ़ के जिस तरह रौनक होती है 10 दिन, तो ऐसा कहीं दुनिया में हमने नहीं। बेशक बेशक। तो नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।